Hello dear legal aspirants, welcome to MK Legal Shiksha, the way of learning. Dear legal aspirants, Human Rights Act 1993 MP ADPO के लिए हमने एक सीरीज चला रखी है जहाँ पे हम सारे माइनर एक्ट कवर करने वाले हैं, ऑल 25 माइनर एक्ट्स। और ये सिर्फ वही नहीं है, ह्यूमन राइट एक्ट आपका बाकी कई जगह भी पूछा जाता है। तो आज ये लेक्चर 4 है ह्यूमन राइट एक्ट की सीरीज़ में। आज हम जानेंगे स्टेट कमीशन के बारे में। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन क्या होता है। प्रीवियस पार्ट में हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में समझा था। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। डियर लीगल एक्सपर्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट जो है ये चैप्टर जिसमें 8 है टोटल। सेक्शंस की अगर हम बात कर लें तो 43 सेक्शंस है। इसकी इनेक्टमेंट डेट एक रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। इनेक्टमेंट डेट जो है इसकी वो 8 जनवरी 1994 है और इसकी इन्फोर्समेंट डेट में थोड़ा सा आपको क्या है याद रखना है कि ये जो है 28 सितंबर 1993 है। एक स्पेशल ऑर्डिनेंस लाके इसको इन्फोर्स कर दिया गया था पहले। ठीक है, पेरिस प्रिंसिपल्स के ऊपर ये बेस्ड है। 10 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं, अपना ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल जो कॉन्वेंट्स होते हैं उनके ऊपर ट्रीटीज होती हैं और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल राइट भी क्या आपके ह्यूमन राइट है। अगर ये ह्यूमन राइट है तो ये आपके फंडामेंटल राइट है। ह्यूमन होने के नाते जो राइट्स मिले उन्हें ह्यूमन राइट कहा जाता है। अब इसके इंस्टीट्यूशन की ये बात करता है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया जाएगा एज पर सेक्शन 3। 1 + 5 + 7 जो है ये इसके फॉर्मेशन होती है, जहाँ पे इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन होते हैं, या तो CJI, फॉर्मर CJI, ठीक है, यानी कि रिटायर्ड जो हो चुके हैं वो फॉर्मर CJI हो सकते हैं, या कोई फॉर्मर जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब फॉर्मर जज जो है ये ऐड किया गया था 2019 के अमेंडमेंट में। +5 में से क्या था कि कोई एक आपके सुप्रीम कोर्ट के वर्किंग या फिर रिटायर्ड जज हो सकते हैं। जो दूसरे होंगे वो आपके किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं, वर्किंग और रिटायर्ड। और जो बाकी 3 मेंबर्स जो बच जाएंगे आउट ऑफ 5, ये है इसमें से एटलीस्ट जो है 1 वुमेन होनी चाहिए और तीनों जो है यहाँ पे ये ह्यूमन राइट्स के उसमें इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एक कमेटी की रिकमेंडेशन में प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। कमेटी 1 + 5 से बनती है। प्राइम मिनिस्टर उसका चेयरपर्सन होता है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अपोजिशन का लीडर जो लोकसभा में है, अपोजिशन का लीडर राज्यसभा में है। ठीक है, ये सब लोग क्या हैं इसके मेंबर्स बनते हैं। ठीक है, ये मोटा मोटा हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अब तक हम कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की हेल्प करने के लिए स्टेट लेवल पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बनता है। जैसे मैं स्पेशली MP की बात करूँ तो MP के लिए क्या है आपका MP ह्यूमन राइट कमीशन है। ठीक है, MP ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में भी आज हम बात करेंगे। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सेक्शन 3 से फॉर्मेट होता है, फॉर्मेशन उसकी जो होती है, और यहाँ पे सेक्शन 21 है जो फॉर्मेशन किसकी करता है, आपके स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की। तो एक बार इस फॉर्मेशन को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद फर्दर हम आगे इसमें बात करेंगे। अपने बेल एक्ट पे चलते हैं। बेल एक्ट खोल लीजिए अपना। देखिए, चैप्टर 5 जो है वो डील करता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, अ स्टेट गवर्नमेंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी एक बॉडी जिसे क्या माना जाएगा, जैसे यहाँ पे हरियाणा हो सकता है, ठीक है, MP हो सकता था। स्टेट का नाम और उसके आगे जोड़ दिया जाएगा ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, अब तो इसे क्या कहेंगे, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कहेंगे। अब इसका होगा कौन कौन इसमें, देखिए वहाँ पे जो था आपका 1 + 5 था, यहाँ पे 1 + 2 है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जब सेक्शन 3 आप पढ़ते हैं तो वहाँ 1 + 5 + 7 चलता है या 1 + 2 चलता है। अब जो 1 है ये होंगे आपके चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन से, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। लेकिन 2019 में एक अमेंडमेंट कर दिया गया नए एक्ट में। अगर आप देखेंगे तो 2019 के अमेंडमेंट में होगा चीफ जस्टिस और जज।
सेम अमेंडमेंट सेक्शन 3 में भी की गई थी चेयरपर्सन का, और सेम अमेंडमेंट यहाँ भी किया गया है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो 2019 की इस अमेंडमेंट को आपको याद रखना है। तो फिर क्या आता है कि जो एक मेंबर होगा हु इज और हैज़ बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि जो वर्किंग भी हो सकता है और रिटायर्ड भी हो सकता है, हाई कोर्ट का कोई भी जज या कोई डिस्ट्रिक्ट जज इन दिस स्टेट, जिसका मिनिमम एक्सपीरियंस जो डिस्ट्रिक्ट जज में कितना हो, 7 ईयर्स का हो। कितना हो, 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो। तो ये आपके लिए MCQ साइड से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो एक मेंबर डिस्ट्रिक्ट जज चाहिए उसका एक्सपीरियंस कितना चाहिए, 7 ईयर्स का। 1 member to be appointed from among the persons having knowledge of a or practical experience in the matter relating to human rights। एक मेंबर जो है यहाँ पे जिसको नॉलेज हो ऐसा चाहिए। एक आपका चीफ जस्टिस या फॉर्मर जज, दूसरा आपका मेंबर हो सकते हैं वर्किंग और रिटायर्ड दोनों हो सकते हैं, जज ऑफ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज भी हो सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज का 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक ऐसा मेंबर रहेगा जिसका ह्यूमन राइट्स में यहाँ पे एक्सपीरियंस हो। अब 2019 में एक अमेंडमेंट किया गया यहाँ पे। ठीक है, अब अमेंडमेंट में जहाँ जहाँ आपको 2019 लिख रहा हूँ उन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान से देखें कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो कौन होगा, सेक्रेटरी होगा ऑफ द स्टेट कमीशन एंड सेल एक्सरसाइज सच पावर एंड डिस्चार्ज हिज फंक्शन। अब यहाँ पे क्या चेंज कर दिया गया, ठीक है, अब यहाँ पे है कि वो अपनी जो पावर्स यूज करेगा ना, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर यूज करेगा। ठीक है, यह क्लियर दे दिया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स यूज करेगा अंडर द कंट्रोल ऑफ चेयरपर्सन, यानी कि जो चेयरपर्सन है उसके कंट्रोल में रहते हुए ये अमेंडमेंट यहाँ कर दिया गया है। तो न्यू एक्ट में इसको जरूर देख लें। मैं अमेंडमेंट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर आता है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, भी जहाँ स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, लेकिन जब सेक्शन 3 का सब सेक्शन 5 पढ़ते हैं तो दिल्ली में ही हो सकता है, किसका, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। ये आपको याद रखना है। A state commission may inquire into violation of human rights only in respect of matters relatable to any of the entries enumerated in list 2 and list 3। अब लिस्ट 2 क्या है और लिस्ट 3 क्या है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए स्लाइड में आपको हम बात कर लेते हैं कि शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक आर्टिकल हम पढ़ते हैं वहाँ पे। कौन सा आर्टिकल पढ़ा जाता है, 246, जो कि आपका जो पार्ट 11 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। ठीक है, इस पार्ट 11 के चैप्टर 1 का ये सेक्शन है। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, यानी कि वो सब्जेक्ट मैटर्स लॉ के जिस पे पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर जो है लॉ बना सकता है। यह नोट कर लीजिए, एक डॉक्ट्राइन यहाँ पे यूज होती है जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, भले ही यहाँ पे नहीं कहीं और पूछी जा सकती है। देखिए आप सिर्फ एक एग्जाम ओरिएंटेड होकर कभी ना पढ़ें लॉ को, आप लॉ को नॉलेज लेने के लिए पढ़ें, समझने के लिए पढ़ें, कोरिलेट करें, लिंक करें, तभी जाके आपको लॉ अच्छे से समझ में आएगा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम क्लास करेंगे तो इसको बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉलिटिक्स साइड से। लेकिन यहीं पे साथ साथ थोड़ा सा अपने माइंड में इसको रिवाइज कर लीजिए। तो इसके आधार पर शेड्यूल 7 बना है और शेड्यूल 7 में जो है 3 तरह की लिस्ट दी गई है। पहले लिस्ट को बोला जाता है यूनियन लिस्ट, जो फर्स्ट लिस्ट है। सेकेंड लिस्ट को बोला जाता है आपका स्टेट लिस्ट, और थर्ड लिस्ट को बोला जाता है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, देखिए यूनियन लिस्ट मीन्स जहाँ पे सिर्फ सेंटर कानून बना सकता है, लेजिस्लेचर वहाँ पे कानून बना सकती है। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल 97, ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है पॉलिटी साइड से। ये 97 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर यूनियन ही कानून बना सकती है, सेंटर बना सकता है। 66 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पे स्टेट लेजिस्लेचर ही कानून बना सकती है। ठीक है, उन पे आप जो ये आपका सेंटर है वो कानून नहीं बना सकता। अब कंकरेंट क्या आ गया, कंकरेंट में ऐसे लॉ आ गए जहाँ पे
जैसे आपका आईपीसी है, आप देखेंगे कि आईपीसी में स्टेट अमेंडमेंट मिलेंगे, सीआरपीसी है स्टेट अमेंडमेंट मिलेंगे, लेकिन आईपीसी सीआरपीसी को बनाता तो सेंटर भी है, यानी कि जिसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, यूनियन भी कानून बना सकती है और स्टेट भी। तो ऐसे टोटल 47 सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर लॉ बनाने का काम हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक हमने जस्ट आपको एक ग्लिम्स दिया है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए बैक टू दी सेक्शन, इस पर ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। तो ये तो आपने समझा कि लिस्ट 2 जो है वो आपकी स्टेट लिस्ट है और लिस्ट 3 जो है वो आपकी कंकरेंट लिस्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोवाइडेड दैट, मान लीजिए पहले से अगर कोई और इंक्वायरी कर रहा है तो भैया वहाँ पे ये इंक्वायरी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट प्रोवाइड जो है इसको पूरे को डिलीट कर दिया गया है। अब ये जम्मू एंड कश्मीर रहा ही नहीं, अभी क्या हो गया है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो गया है एंड यूटी ऑफ लद्दाख हो गया है। कब से, जब JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आया था 2019 का, एक्ट नंबर 34 था यहाँ पे। चलिए अब आ जाते हैं 6 पे। 6 ये कह रहा है कि यहाँ पे कि 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट, अभी देखो आपस में ये बस 2 गवर्नमेंट लाइजन की बात कर रहा है कि 2 स्टेट आपस में मिलकर किसी एक मुद्दे पर कोई एक कमीशन उस पर निर्णय ले सकता है, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, फिर आ जाता है कि प्रोवाइजो यहाँ पे एक और डाला है। ये प्रोवाइजो कह रहा है कि जो अपॉइंटमेंट की जाएंगी, ठीक है, वो कमेटी के रिकमेंडेशन पे की जाएंगी। भैया कमेटी कहाँ थी, सेक्शन 4 में भी तो एक कमेटी हम पढ़ते थे 1+5 की, जहाँ PM की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। वैसी एक कमेटी यहाँ जो बताई गई सेक्शन 22 में, और ये कमेटी किसको करती है, देखिए सबसे पहले तो NHRC के अगर किसी मेंबर्स को चेयरपर्सन को अपॉइंट कर, कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को करना है तो कौन करेगा, गवर्नर करेगा। बहुत सिंपल है, इतना ही डिफरेंस है बस सेक्शन 4 में और सेक्शन 22 में, सिर्फ आपका रैंक का डिफरेंस है। जो कमेटी होगी यहाँ पे चेयरपर्सन CM होंगे, वहाँ PM थे, वहाँ 1+5 चलता है और यहाँ पे 1+3 चलता है। स्पीकर होंगे, होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा और अपोजिशन के लीडर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में। बस 4 मेंबर आपको याद रखने हैं। इतना अगर आपने याद कर लिया तो इससे आपका MCQ के चांसेस जो है बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए इनके रेजिग्नेशन और रिमूवल की बात कर लेते हैं। देखिए रेजिग्नेशन और रिमूवल क्या है यहाँ पे, कि वहाँ पे जब आप पढ़ते हैं सेक्शन 5 के अंदर, तो वहाँ रेजिग्नेशन किसको दिया जाता है, प्रेसिडेंट को दिया जाता है। तो यहाँ रेजिग्नेशन दिया जाएगा गवर्नर को कि भाई मैं अपना रिज़ाइन करना चाहता हूँ। लेकिन 2006 में कुछ अमेंडमेंट की गई कि जो मान लीजिए अंडर सब सेक्शन 2 में कुछ रिमूवल की वो दी गई। ये तो है जब बंदा रिज़ाइन कर रहा है तब, लेकिन रिमूवल कैसे करेंगे, तो रिमूवल यहाँ पे गवर्नर नहीं करता है, ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर ही रिमूव हो सकते हैं। और ये सेम ग्राउंड हमने वहाँ भी पढ़े थे। ठीक है, कब किया जा सकता है, जब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, बाहर किसी दूसरे ट्रेड में, भाई बेनिफिशियल में ट्रेडिंग कर रहा है, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अनफिट है, इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, अनसाउंड माइंड है, कंपिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया अनसाउंड माइंड। ठीक है, सेक्शन 84 IPC मैकनेक्थन रूल, ऐसे रिवाइज कर लिया करो बीच बीच में। इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू, भाई यहाँ पे प्रेसिडेंट का है कि अगर मोरल ट्रिब्यूट उसका इन्वॉल्व है तभी वो करेगा, कन्विक्शन पे कंपलसरी नहीं है, ये आपको जरूर ध्यान देना है। 23 इतना, 24 कहता है, देखिए वहाँ भी टर्म कितनी पढ़ी थी हमने, 3 years and 70 years ऑफ एज, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, तो यहाँ कितना है आपका 23, यहाँ भी 24 में भी अमेंडमेंट हुआ है 2019। ठीक है, सेम चीज़ आप सेक्शन 6 में पढ़ते थे, सेक्शन 6 में भी अमेंडमेंट कर दिया गया, 24 में भी कर दिया गया। अभी जो है आपका यहाँ भी सेम एप्लीकेबल होगा। जो 5 years है उसको भूल जाइए, अभी 5 years की जगह पे हो गया 3 years। ये आपकी अमेंडमेंट है, ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, 25 जो कहता है कि मेंबर्स टू एक्ट एज चेयरपर्सन और डिस्चार्ज हिज फंक्शन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ये एक्टिंग चेयरमैन की बात कह रहा है। ठीक है, जो वहाँ पे सेक्शन 7 कह रहा है वो सेक्शन 25 कह रहा है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड स्टेट कमीशन,
ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो सैलरी और अलाउंस है उनकी सैलरीज़ के बारे में बता रहा है, बस इतना ही, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके सैलरी और अलाउंसेस कैसे दिए जाएंगे। ऑफिस और अदर स्टाफ जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, वहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी। ठीक है, एनुअल और स्पेशल रिपोर्ट वहाँ पे क्या था, वहाँ भी स्पेशल रिपोर्ट या एनुअल दी जाएगी। यहाँ भी वही है कि एक रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करेगा, स्पेशल रिपोर्ट भी सबमिट कर सकता है 1 साल के बीच में, और उसको भी दोनों, अगर हाउस है, लेजिस्लेचर है, असेंबली और वहाँ पे है, तो वहाँ पे किन एक्शंस के साथ उसको पुटअप किया जाएगा, ये आपका सेक्शन 20 से टोटली कोरिलेट करता है। ठीक है, 29 कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन, भाई जो सेक्शन 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18 है ना, ये NHRC के सारे इन्वेस्टिगेशन करने के तरीके हैं, पावर एंड देयर फंक्शंस, ये सब के सब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पर भी लागू होंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका ख़त्म हो जाता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, अब क्योंकि हम MP के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी जो स्पेसिफिक MP स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं MP जो आपका ह्यूमन राइट कमीशन है उसके बारे में। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, आपने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में अच्छे से समझ लिया। ठीक है, सेक्शन 21 से लेकर 29 तक जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की को साथ डील करता है हमारा ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993। अभी इसी के तहत, क्योंकि आप MP के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक बार मध्य प्रदेश का जो ह्यूमन राइट कमीशन उसके बारे में भी जान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फाउंडेड ऑन, कब बनाया गया, 13 सितंबर 1995 को। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, भोपाल में है। भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है। इसका मोटो अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो मोटो इसका क्या है, वी आर ऑल इक्वल, वी आर ऑल इक्वल, आवर राइट इक्वल, आवर राइट इक्वल, हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार, हम सब बराबर, हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार, ये जो है इसका मोटो है। ठीक है, और अभी रिसेंट में इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम भी अगर कहीं से आपसे पूछ लिया जाए तो उनके चेयरमैन का नाम जरूर नोट कर लें। यहाँ पे जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन हैं, जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन। ठीक है, ये इसके करंट चेयरपर्सन है 2021 में। तो ये थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट MP ह्यूमन राइट कमीशन। तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो सच में अच्छे लगते हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इनको लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप तो आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक कर दिया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको वीडियो लगता कैसा है। आप बस कमेंट नहीं करते हो, पता नहीं क्यों, वीडियो आपको अच्छे नहीं लगते कि क्या बात है। देखिए, जो आपकी कमेंट से डिसाइड करती हैं कि अगले वीडियो में हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। हम सब मिलके एक साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, और डेफिनेटली 2 चीज़ें मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि होता क्या है कि जब आपको चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं तो वी कैन नॉट इवेलुएट देम। यहीं पे अगर किसी कोचिंग सेंटर में आप 50-60 हज़ार रुपये अपने पेरेंट्स के देने के बाद आपको लगता है कि नहीं अब यहाँ पढ़ना पड़ेगा, पैसा दे दिया, तो आपको वहाँ सब चीज़ें अच्छी लगती। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊँ कि जिन स्टूडेंट्स के साथ, चाहे वो एक स्टूडेंट तक भी अगर मेरी बात पहुँच रही है तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर मी, कि मेरे एफर्ट्स कहीं ना कहीं किसी की हेल्प तो कर रहे हैं। सो जुड़े रहिए MK लीगल शिक्षा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।